हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, वेरी हेल्पफुल होगी आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए, टीजीटी, पीएचडी, एलडी ग्रेड, यूजीसी नेट सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस घटक की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक रही? परिवार, संपत्ति, उत्पादन के साधन या धर्म? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन के साधन। देखिए, उत्पादन के साधन तथा श्रम उत्पादकी शक्तियों का विकास करते हैं तथा उत्पादकी शक्तियों के साथ कुछ संबंध निर्धारित करते हैं जो कि उत्पादकीय संबंध है, और इन दोनों पर उत्पादन प्रणाली क्या होती है, वो निर्भर करती है। ठीक है, तो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस घटक की भूमिका होती है सर्वाधिक? तो होती है उत्पादन के साधनों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया है? राज्य समाजवाद को, साम्यवाद को, श्रेणी समाजवाद को या मार्क्सवाद को? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रेणी समाजवाद को। ठीक है, फेबियन तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया है, तो किसे कहा गया है? कहा गया है श्रेणी समाजवाद को। थर्ड क्वेश्चन है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तिलक ने, एली बेसेंट ने, एम एन राय ने या महात्मा गांधी जी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गांधी जी। ठीक है, गांधी जी का कहना था कि मेरा ग्राम स्वराज्य आदर्श यह है कि प्रत्येक गांव एक पूर्ण गणराज्य हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक दबाव समूह की तकनीक नहीं है? जैसा कि दबाव समूह होते हो, डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ते हैं, डायरेक्ट आगे नहीं आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो सारे काम करते रहते हैं और प्रभावित भी करते हैं सब चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो दबाव समूह की तकनीक ने लॉबिंग, हड़ताल, घेराव, एक विचारधारा का प्रसार, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक विचारधारा का प्रसार। ये नहीं करते, हड़ताल भी करवाते हैं, करते हैं, और इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते, अप्रत्यक्ष रूप से सारे काम करते हैं। लॉबिंग, घेराव आदि सारे चीजें इसी में आती हैं। ठीक है, तो जैसा कि दबाव समूह जो होते हैं प्रभाव डालने के लिए अनुगय, सौदेबाजी, प्रत्यक्ष कार्रवाई, लॉबी, हड़ताल, बंद, घेराव। ठीक है, ये सारी चीजें करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं? संरचनात्मक समूह, संस्थापक समूह, समुदायात्मक समूह, अप्रतिमानी समूह? और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संरचनात्मक समूह। ठीक है, क्या पूछा है? नहीं है। समूह के आमंड के मतानुसार जो है दबाव समूह तथा हित समूह के 4 रूप हैं। ठीक है, 4 रूप हैं, जिसमें कि संस्थागत हित ये समूह है, समुदायात्मक समूह है, प्रदर्शनात्मक समूह है, संघीय दबाव समूह है, असंघीय दबाव समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक संपर्क लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। ठीक है, जनमत संग्रह करने वाले संस्थानों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, प्रेस द्वारा, दबाव समूहों द्वारा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि दबाव समूहों द्वारा, तो लॉबिंग के अंतर्गत दबाव समूहों द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों, ठीक है, व्यवस्थापिका के सदस्यों को सदन से बाहर एक विशेष प्रकार के अधिनियम पारित करने अथवा नहीं करने के लिए प्रभावित किया जाता है। ठीक है, और उन पर क्या किया जाता है? दबाव डाला जाता है। ठीक है, अपने कार्यों को करवाने के लिए दबाव डाला जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दबाव समूह द्वारा। लॉबिंग की जो कार्यशैली है किसके द्वारा अपनाई जाती है? दबाव समूह द्वारा। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य राजनीतिक दलों के बारे में सही नहीं? अपने उत्तर का चयन नीचे दिए कोड की सहायता से कीजिए। पहला है, राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण एवं स्तरीकरण करते हैं। दूसरा है, दल राजनीतिक नेतृत्व की भर्ती करते हैं। तीसरा, दल विचारों के दलाल का काम करते हैं। और चौथा है, दल सांप्रदायिक मुद्दों से परहेज करते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा
पहला, दल राजनीतिक प्रक्रिया के एकीकरण, सरलीकरण एवं स्तरीकरण करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात हो जाएगी कि दल राजनीतिक नेतृत्व की भर्ती करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी चीज, दल विचारों के दलाल का काम करते हैं। ठीक है, ये नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका बी। ठीक है। और जैसा कि दल संरचना के कई निर्धारक तत्व होते हैं, वे धार्मिक व सामाजिक से लेकर आर्थिक व राजनीतिक तक भी हो सकते हैं। और ऐसे कई राजनीतिक दल होते हैं जिनका संबंध धार्मिक आस्थाओं से होता है और दल विचारों के दलाल का काम करते हैं। ठीक है। 8 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। सूची फर्स्ट देखते हैं और यहाँ पे एक तरफ ये दिए गए हैं वैज्ञानिक और दूसरी तरफ इनके सिद्धांत। प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत, प्रजातंत्र का नवोदारवादी सिद्धांत, प्रजातंत्र का विजन सिद्धांत, प्रजातंत्र का अनुभाविक सिद्धांत। मैकफर्सन, जॉन स्टुअर्ट मिल, जोसेफ शुम्पीटर और मेचेल्स। तो प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? जॉन स्टुअर्ट मिल। प्रजातंत्र का नवोदारवादी सिद्धांत किससे संबंधित? जोसेफ शुम्पीटर। प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत मेचेल्स। और प्रजातंत्र का अनुभाविक सिद्धांत मैकफर्सन। मिलान करेंगे तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, डी का 1 है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। कौन संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है? लॉर्ड ब्राइस, हरमन फाइनर, डायसी लावेल। और 9 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हरमन फाइनर। हरमन फाइनर का कहना है कि राज्य एक मानवीय संघ है जिसमें उसके नागरिकों तथा संबंधित तत्वों के बीच एक सत्ता संबंध शासन का है और यह सत्ता संबंध राजनीतिक संस्थाओं में निवास करती है और इस मौलिक राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था ही संविधान है और संविधान सत्ता संबंध की आत्म कथा है। ठीक है, ऑप्शन बी। 10 क्वेश्चन है, संघ की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक? भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता, समुचित संसाधन, उपरोक्त सभी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। संघात्मक शासन की सफलता भी कुछ विशेष शर्तों पर निर्भर रहती, जो कि भौगोलिक संलग्नता, भाषा, संस्कृति, धर्म तथा हितों की एकता, हितों की समानता, इकाइयों की समानता, सामाजिक आर्थिक विकास, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग और समन्वय और एकता की इच्छा। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं? राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, महाभियोग की प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सामूहिक उत्तरदायित्व। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रथम सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सी हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायी। ठीक है। और 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश आता है, पहले पे राजस्थान आता है। और बहुत बार पूछता है ये कि दूसरे वाला पूछ लेता है, क्योंकि दूसरा वाला याद नहीं होता लोगों को कई बार, पहला तो लोगों को याद भी रहता है। तो 1959। ठीक है। 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला, ठीक है, ये जिला भी पूछ लेता है। तो नागौर जिला जो था वहां पे पंचायत की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन। और इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है। और यहाँ पे जो है पंचायत को 1993 में संवैधानिक दर्जा, 73वें संविधान संशोधन को दिया गया था। ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन दिया गया था और इसके अंदर 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। ठीक है। तो पहले पे आ जाता है जो है राजस्थान और दूसरे पे आता है आंध्र प्रदेश। और पंचायत को 1993 में, ठीक है, 1993 में 73वां जो संशोधन हुआ था 1973 वाला, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसके अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, राइट ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा में। तो उपराष्ट्रपति की बात आती है तो वहां पे कहाँ पे प्रस्ताव पेश किया जाता है? वो किया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, और जैसा कि अनुच्छेद 63, कौन सा अनुच्छेद? 63, 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन, ठीक है, कौन करते हैं? दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, दोनों सदन जो है, दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है और अनुपातिक, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकमंडलीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों सदनों के द्वारा। जबकि 67, 68, 71 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उसे हटाने वाले संकल्प जो है वो के अनुसार राज्यसभा के तत्कालीन तत्कालीन उस समय की समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है। जो समस्त सदस्य होंगे, जो तात्कालिक सदस्य होंगे, उनके जो है बहुमत से पारित किया गया और जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो। ठीक है, लेकिन लोकसभा की सहमति भी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे बात की जाती है, प्रस्ताव पेश किया जाता है यहाँ राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा की सहमति भी होनी चाहिए। और वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और राष्ट्रपति की जो है, जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो की बात है, और राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के अन्य कारणों से उसका पद रिक्त हो जाए, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और तब वह राज्यसभा के सभापति पद की कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये पेश कहाँ किया जाता है? तो राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको अच्छी तरीके से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये सारी चीजें अच्छी तरीके से डीपली नॉलेज लेनी है तो आप जरूर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर वीडियो है इन पे सब पे इंडियन पॉलिटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है 5 साल की अवधि के लिए। वह अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप सकता है। वह कोई भी लाभ का पद नहीं रख सकता है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। 14 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप सकता है, ये उचित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के निर्वाचित किया 5 साल की अवधि के लिए, वो अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को नहीं सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, जो है राष्ट्रपति जो अपना पद होता है वो किसको पद, वो उसके लिए त्यागपत्र किसको सौंपता है? वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, और जो है अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का पात्र तभी को जब भारत का वह नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये सारी चीजें। अब अनुच्छेद 56(1) इसमें उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। और अनुच्छेद 61 जो है, 61 में क्या उपबंध है कि इसमें महाभियोग लगाकर, ठीक है, ये किससे संबंधित है? महाभियोग से, ठीक है, संबंधित है, और महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है 61 से। और 56(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, ठीक है, इसमें यानी 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल धारण करेगा। और यहाँ पे जो है इसमें कहा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 इससे संबंधित है। ठीक है, और उसकी जो पात्रताएं वो इसमें दी गई हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो अपने राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री सौंपते, ये क्या है? गलत है। वह कोई लाभ का पद नहीं रख सकता, संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और ये सारी चीजें सही हैं।
15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? संघीय मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। बी है, वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहते हैं। सी है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी राज्य की नियुक्ति नहीं कर सकता। डी है, संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। ये देखिए सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद जो है 74, अनुच्छेद 74 में उपबंध है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। और जैसा कि लोकसभा का चुनाव होता है तो आप जानते हैं, तो उसके द्वारा फिर जो नेता होता है, जो बहुमत उपलब्ध होता है जिसे, उसे राष्ट्रपति आमंत्रित करता है प्रधानमंत्री के लिए, पद के लिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सलाह कौन देता है? किन मंत्रियों की नियुक्ति होनी है? तो प्रधानमंत्री देता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है, उन मंत्रियों की। और मंत्री परिषद निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है? मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। और जब तक मंत्रिमंडल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है, तब तक मंत्रीगण अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। और सदन में बहुमत का समर्थन न प्राप्त होने की दशा में क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा, और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री किसे स्थान दे या न दे, वह उसके किस पे निर्भर करता है? उसकी विवेक पर निर्भर करता है, उसकी उस पे। और सदन में किसी एक मंत्री की पराजय का अर्थ है कि संपूर्ण मंत्रिमंडल पराजित होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। और इतनी सारी चीजें। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं 2 साल के बाद, ठीक है। कब रिटायर हो जाते हैं? अनुच्छेद जो है दिया गया है 79 में, ठीक है। 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी, अतः भारतीय संसद जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। राष्ट्रपति भी संसद के अंग होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, फिर उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंग होते हैं, ठीक है। राज्यसभा, तो जो संसद बनती है किससे बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो लोकसभा और राज्यसभा से जो मिलकर संसद बनती है, तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है। यानी जैसे लोकसभा है 5 साल में दोबारा चुनाव होगा, जैसे अब चुनाव आएगा अगले साल 24 में, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इन सब चीजों का भी आपको ध्यान देना है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया सकता, लेकिन जो लोकसभा वो 5 साल में भंग की जाती है और दोबारा चुनाव होता है। लेकिन इसका क्या है कि जो इसके सदस्य होते हैं वो 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, 1/3 सदस्य, ठीक है। नए सदस्यों का होता रहता है चयन, और जो है रिटायर होते रहते हैं। तो यही है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है, और उसके सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। और कुछ इसी प्रकार के जो प्रावधान है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के द्वितीय सदन के लिए भी किए गए हैं। कहाँ के? कनाडा के द्वितीय सदन के लिए, ठीक है। दूसरा जो सदन है कनाडा का, वहां के लिए भी ये किए गए हैं, ठीक है। इसी तरह का प्रावधान है। चलिए 17 क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द बी द पीपुल कहां से ग्रहण किए गए हैं? फ्रेंच संविधान, आयरिश संविधान, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा। और 17 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर। हम भारत के लोग, वी द पीपुल यानी हम जो है हम लोग, हम भारत के लोग की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा करते हैं, और इस बात का संकेत करते हैं कि संविधान का आधार उन लोगों को प्राधिकार है। यह उक्ति रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूस, इसकी पुस्तक जो है रूसो की, सर्वप्रथम कहा जाता है कि ये विचारधारा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आई, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्घोषकों में प्रयुक्त शब्द हम राष्ट्र के लोग के समरूप है, ठीक है। हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर में प्रयोग किया हम राष्ट्र के लोग, तो वहां से ये लिया गया है ये शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? राज्य के उच्च न्यायालय का संगठन संघ सूची, पुलिस राज्य सूची, मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची, स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार राज्य सूची। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए स्टॉक एक्सचेंज केंद्र सूची का विषय होता है, राज्य सूची का नहीं होता है। ठीक है, ये केंद्र सूची का विषय होता है। और कानून और शिक्षा, कानून व्यवस्था समवर्ती सूची के विषय होते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची के कौन होते हैं? शिक्षा, कानून व्यवस्था आदि चीजें इसमें आती हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, और जो है उच्च न्यायालय संगठन सूची में, और पुलिस जो है ये राज्य सूची में आता है। ठीक है, और राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। और केंद्र सूची में कितने विषय हैं? 97। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। और तथा केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, जबकि राज्य समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। राज्य जो है समवर्ती सूची के विषय जो होते हैं उस पर, और राज्य सूची के विषय जो है उस पर बना सकता है। और केंद्र जो है वो केंद्र सूची समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है। लेकिन राज्य और केंद्र में अगर आपस में किसी चीज को लेकर विवाद होता है तो उसमें क्या होता है कि केंद्र का ही जो निर्णय होगा वो उसको प्राथमिकता मिलती है। यानी केंद्र, अगर किसी मामले में विवाद होता है तो केंद्र का निर्णय आता है। ठीक है, यानी जो केंद्र चाहती है जिस पर, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धारा 17 छुआछूत का उन्मूलन, धारा 21 व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, धारा 24 प्राथमिक शिक्षा अधिकार, उन से तो देखिए इसमें तीनों सही है। कौन सा सही नहीं? ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है, जो 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, ये 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, और जो है, और ये प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है वो 21 क में है। ठीक है, 21 ए या 21 क में ये वर्णित है। तो यहाँ पे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 24 है वो जैसे बच्चों को कारखानों में बाल नियुक्ति, इस पे सबसे प्रतिबंधन से संबंधित है, प्रतिबंध से। ठीक है, और ये अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा आदि से, और अनुच्छेद जो 17 है छुआछूत से, ठीक है, इनसे संबंधित है। और ये अनुच्छेद 21 जीवन में व्यक्ति की स्वतंत्रता इससे संबंधित है। सही सब। 20 और लास्ट क्वेश्चन, बजट पारित निम्नलिखित अवस्थाओं का उचित क्रम क्या है? अनुदान मांगों पर मतदान, साधारण वाद विवाद, वित्त बिल, विनियोग बिल। और 20 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी, यानी 3 वित्त बिल, साधारण वाद विवाद, अनुदान मांगों पर मतदान और विनियोग बिल। तो ठीक है, उचित क्रम जो होगा इस तरीके से हो जाएगा। और वित्त विधेयक पर प्रत्येक वर्ष सदन में बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद लोकसभा में पेश किया जाता है, और इसमें आने वाले सबके सब वित्तीय प्रस्ताव शामिल होते हैं। और बजट पर 2 अवस्था पर चर्चा की जाती है, सामान्य चर्चा, और उसके विस्तार में अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जाती है। और सामान्य चर्चा 3-4 दिनों तक चलती है, और इसमें सदस्य सरकार की राजकीय और आर्थिक नीतियों के सामान्य पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। और जो अनुदान मांगों पर चर्चा, प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदानों के लिए अलग मांगे रखी जाती हैं। और जो विनियोग है, ठीक है, ये विनियोग, ये भारत की संचित निधि से कोई धन बिना संसद की विधि के नहीं निकाला जा सकता है विनियोग में। और वित्त विधेयक पेश किए जाने के 75 दिनों के भीतर, ठीक है, 75 दिनों के भीतर संसद के द्वारा पास किया जाना, और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति भी प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती है आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।